हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर। तो ये यूनिट 2 है जीएस सिलेबस की। आप जानते हो इससे पहले मैं 2 और वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर डाल चुकी हूँ। आज मैं दोबारा इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लाई हूँ और हमारा सब टॉपिक रहेगा रिसर्च मेथड्स, यानी कि अनुसंधान की विधि। ये एक्चुअली टॉपिक जो है ये एक व्यूअर ने इसकी मांग की थी कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई। मुझे लगा कि अगर एक व्यूअर की ये प्रॉब्लम है तो बाकियों को भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हम लोग इसमें 12 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश में दिए हुए हैं, पर मैं इनका हिंदी में अनुवाद करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आइए जल्दी से क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो बेसिकली इसमें 2 लिस्ट दी हुई हैं और आपको दोनों लिस्ट को मैच करना है, ठीक है। तो पहली लिस्ट में जो ऑप्शंस दिए हैं वो है हिस्टोरिकल मेथड, सर्वे मेथड, फिलोसफिकल मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड यानी कि जो ऐतिहासिक विधि है, सर्वे मेथड यानी कि जो सर्वेक्षण विधि है, फिलोसफिकल मेथड यानी कि जो दार्शनिक विधि है, और एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि प्रयोगात्मक विधि है। तो हिस्टोरिकल मेथड आप जानते हैं, जो ऐतिहासिक विधि है वो नाम से ही पता चलता है, वो पास्ट इवेंट्स के ऊपर होता है। यानी कि जब जो हिस्टोरियंस होते हैं वो पास्ट के इवेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो जो अनुसंधान की विधि कहलाती है उसको हम लोग ऐतिहासिक विधि बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सर्वे मेथड, यानी कि सर्वेक्षण का जो मेथड है ये बेसिकली हमारे जो प्रेजेंट इवेंट्स के ऊपर होता है। जब हम किसी प्रेजेंट इवेंट्स के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, सर्वे करते हैं, तो वो प्रेजेंट इवेंट से रिलेटेड होता है। इसलिए जो सर्वे मेथड है यानी कि सर्वेक्षण मेथड है वो प्रेजेंट इवेंट से मिल जाएगा। फ़िलोसफ़िकल मेथड जो अपनाया जाता है, दार्शनिक मेथड, वो विज़न के ऊपर होता है, लोगों का विज़न जानने के लिए बेसिकली होता है। तो फ़िलोसफ़िकल मेथड के साथ विज़न जुड़ जाएगा, और एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि प्रयोगात्मक मेथड ये ऑफ कोर्स आ जाएगा फ्यूचर एक्शन से रिलेटेड। तो जब हम लोग किसी चीज़ के बदलने से किसी और चीज़ के बदलने के बारे में हम लोग जांच करते हैं, जैसे कि कोई ए वेरिएबल है और इस ए वेरिएबल के बदलने की वजह से कोई बी चीज़ बदल जाती है, तो हम जब इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, प्रयोगात्मक मेथड होता है। हम अलग अलग चीज़ों को बदल बदल के देखते हैं कि उसका प्रभाव दूसरी चीज़ों पे, दूसरे वेरिएबल्स पे क्या पड़ता है, तो उसे एक्सपेरिमेंटल मेथड बोलते हैं। और ये एक्सपेरिमेंटल मेथड मोस्टली फ्यूचर एक्शन से रिलेटेड होता है। हम इन जो भी हमारी स्टडी होती है उसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हो, हिस्टोरिकल मेथड का 1 हो जाएगा, सर्वे मेथड का 3 हो जाएगा, फ़िलोसफ़िकल मेथड का विज़न हो जाएगा, और जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसका फ्यूचर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से हमेशा पहले वो क्वेश्चंस पॉइंट्स उठाने हैं जिसके बारे में आप बिल्कुल पक्के हो। जैसे कि हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक मेथड, आपको पता ही होगा वो पास्ट इवेंट से ही रिलेटेड होगा। जो ऐतिहासिक जो चीज़ें हो चुकी हैं उससे रिलेटेड ही ऐतिहासिक मेथड होगा। तो पहले आप ऐसे ऑप्शंस मिला लिया करो जहाँ पे आपको कोई शक की गुंजाइश ना हो, जो आपको पता है कि ये सही ही सही होना है। तो इस तरीके से जब आप सवालों को सॉल्व करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वन ऑफ द एम्स ऑफ साइंटिफिक मेथड इन रिसर्च इज़ टू। बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो वैज्ञानिक विधि होती है अनुसंधान की, उसका क्या एम होता है, क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर होगा एलिमिनेट स्पूरियस रिलेशंस। बेसिकली स्पूरियस रिलेशंस मतलब होता है जो नकली संबंध होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। क्या होता है कि कभी कभी कुछ वेरिएबल्स जैसे कि ए और बी है, ठीक है, ये आपस में इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, पर हमें किसी वजह से ये लग सकता है कि ये शायद ये दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो जब हम साइंटिफिक मेथड अपनाते हैं, जब हम वैज्ञानिक मेथड विधि अपनाते हैं, तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि ऐसे कोई भी वेरिएबल, जो ऐसे कोई भी चर हैं जो आपस में मिले हुए नहीं हैं, पर ऐसा लग रहा है कि उनके आपस में कोई संबंध
हो सकता है। तो ऐसे जो गलत जो हमें लगता है, उस गलतफ़हमी को हटाने के लिए हम वैज्ञानिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एलिमिनेट स्प्यूरियस रिलेशंस, यानी कि जो नकली संबंध हो सकते हैं किन्हीं भी दो चरों के बीच में, उनको हटाने के लिए हम साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ रिसर्च। यानी कि आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और 4 ऑप्शंस में से आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा अनुसंधान का विधि नहीं है। ठीक है, तो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख चुके हैं। मेथड्स ऑफ रिसर्च में हिस्टोरिकल मेथड था, सर्वे मेथड था, फिलोसफिकल मेथड था और एक्सपेरिमेंटल मेथड था। इस क्वेश्चन में भी हम देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल मेथड यानी कि ऐतिहासिक विधि दिया हुआ है, सर्वे मेथड यानी कि सर्वेक्षण विधि दिया हुआ है और फिलोसफिकल मेथड यानी कि दार्शनिक विधि दिया हुआ है। तो इसका ऑब्वियस आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है वो एक मेथड ऑफ रिसर्च नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये मेथड ऑफ रिसर्च नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज़ बेस्ड ऑन, यानी कि जो प्रयोगात्मक जो स्टडी है वो किस चीज़ पे बेस्ड होती है। तो अगेन इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर है मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स यानी कि जो चरों का हेर फेर होता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल स्टडी बेस होती है। अब मान लीजिए कि किसी एक स्टडी में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे चर हैं, ठीक है, ए बी सी डी हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि मान लीजिए सी और डी को हम बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे, वो इक्वल रहेंगे। और फिर हम लोग देखते हैं कि अगर हम ए को घटाएं या बढ़ाएं तो इसका प्रभाव बी पे क्या पड़ता है। ठीक है, वैसे ही दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि हम ए को इक्वल रखें, डी को इक्वल रखें, पर हम देखें कि हम बी को अगर बढ़ाएं या घटाएं तो उसका सी पे प्रभाव क्या रहेगा। इसी तरीके से हम कुछ वेरिएबल्स का आपस में क्या तालमेल है, किसके बदलने से दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ये जो सारी चीज़ें जो हम स्टडी करते हैं वो एक्सपेरिमेंटल मेथड में आता है। तो जो मैनिपुलेशन है, जो चरों का हेरफेर है, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि प्रयोगात्मक स्टडी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि फील्ड वर्क जो बेस्ड रिसर्च होती है उसको किस में क्लासिफाई किया जा सकता है, यानी कि वो किस प्रकार का रिसर्च मेथड होता है। तो जो फील्ड वर्क होता है, आप समझते हो फील्ड वर्क यानी कि आप फिज़िकली वहाँ पे प्रेजेंट होके कोई काम कर रहे हो, आप वहीं पे हो, आप अपने सामने चीज़ें होते हुए देख रहे हो। तो ये बेसिकली होता है एम्पिरिकल रिसर्च। ठीक है, एम्पिरिकल रिसर्च मतलब जो अनुभवजन्य रिसर्च होता है वो होता है। तो आप अनुभव करते हो चीज़ों को, बिल्कुल अपने सामने चीज़ें होते हुए देखते हो। तो आप इसीलिए जो फील्ड वर्क होता है उसे एम्पिरिकल मेथड ऑफ रिसर्च बोलते हैं। एम्पिरिकल मतलब आपका अनुभव, जो भी आपका अनुभव है उसके हिसाब से आप अपना ऑब्जर्वेशन रखोगे, आप अपना रिज़ल्ट दोगे। तो इसलिए जो फील्ड वर्क है वो एम्पिरिकल रिसर्च है। बाकी भी अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक यहाँ पे नहीं आएगा, बायोग्राफिकल ये कुछ होता नहीं है। एक्सपेरिमेंटल मेथड हम देख चुके हैं कि ये वेरिएबल्स का हेर फेर होता है, चरों का हेर फेर होता है, इससे फील्ड वर्क का कोई लेना देना नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड भी नहीं होगा। तो इसका आंसर इसलिए ए हो जाएगा। आप इसमें प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज़ करना एग्ज़ाम में, कभी कभी ये होता है कि आप आंसर के बारे में श्योर नहीं होते हो। तो जब आप श्योर नहीं हो, जब आपको पक्का नहीं पता कि आंसर क्या है, तो आप कोशिश करो कि आप एटलीस्ट 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो जो आपके हिसाब से बिल्कुल 100% गलत हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये दोनों ऑप्शंस मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिए। अब आपको इन 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होगा, फिर आप इन दोनों ऑप्शंस के बारे में थोड़ा डिटेल में सोचोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा आंसर सही होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर कारगर साबित होगा, आपको इसको ज़रूर अपनाना चाहिए।
अब अगर आपको जीएस की टेस्ट सीरीज़ अवेल करनी है तो आप लोग मेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे क्वेरी डाल सकते हो। जीएस की सीरीज़ अभी भी चल रही है। अनफॉर्चुनेटली हमने जो हिस्ट्री के ऊपर सीरीज़ चलाई थी वो कुछ तबीयत की वजह से और भी कुछ वजहों की वजह से वो हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट खैर जीएस की सीरीज़ चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है। काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं। तो अगर आप भी जीएस की प्रिपरेशन बेहतर करना चाहते हो तो आप उस सीरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि जो प्रयोगात्मक जो वो होता है, अनुसंधान होता है, उसमें इनमें से कौन सी चीज़, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए, रिसर्च जो होती है, अनुसंधान जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रैक्टिकल रिसर्च, ठीक है, और एक होता है थ्योरेटिकल रिसर्च। प्रैक्टिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जब आप खुद इसमें कुछ ना कुछ हेर फेर करके देखते हो। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो प्रयोगात्मक रिसर्च है वो एक प्रैक्टिकल रिसर्च है, यानी कि आप खुद ही चरों में हेर फेर करके देखते हो कि उस हेर फेर की वजह से दूसरी चीज़ों में या दूसरी चरों में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। थ्योरेटिकल रिसर्च होती है जब आप किताबों पे जो भी पेपर्स लिखे गए हैं किसी टॉपिक के ऊपर, जब आप उससे रिसर्च करते हो तो वो थ्योरेटिकल रिसर्च होती है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है वो एक प्रैक्टिकल रिसर्च होती है, यानी कि आपको उसमें अवलोकन करना पड़ता है, आपका ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। मैनिपुलेशन हम देख ही चुके हैं, चरों का हेर फेर इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण आपको करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि 4 वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी, तो आपको अगर ए बी के बीच में अगर आपको ये देखना है कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध है, तो आपको सी और डी को बिल्कुल इक्वल रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि ये दोनों वेरिएबल्स एटलीस्ट कभी भी चेंज ना हो। बस जो चेंज हो वो ए में हो और उस चेंज के ऊपर आप देखो कि बी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो चीज़ होती है कंट्रोलिंग, तो आपको सी और डी का नियंत्रण करना पड़ता है कि इन दोनों में कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे नियंत्रण भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो कि पहले जो 3 ऑप्शंस हैं वो तो बिल्कुल सही है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। बाकी बचता है रेफरेंस कलेक्शन। रेफरेंस कलेक्शन दोबारा से थ्योरेटिकल रिसर्च में आ जाती है, जब आप लोग रेफरेंसेस दूसरी बुक्स में से ढूंढते हो, पेपर्स में से जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जब आप उनको रेफ़र करते हो, उसको बोलते हैं रेफरेंस कलेक्शन, यानी कि सामग्री विश्लेषण। तो जो सामग्री विश्लेषण होती है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी कि प्रयोगात्मक अनुसंधान का हिस्सा नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा रेफरेंस कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन काफ़ी कुछ छठे क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है। तो इसमें पूछा है कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो प्रोसेस इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि जो जो प्रयोगात्मक जो अनुसंधान है उसमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसमें ऑब्जर्वेशन तो ज़रूर इस्तेमाल होता है, यानी कि अवलोकन ज़रूरी है। मैनिपुलेशन यानी कि हेर फेर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंट्रोलिंग नियंत्रण भी ज़रूरी है। कंटेंट एनालिसिस फिर से थ्योरेटिकल रिसर्च का हिस्सा बन जाता है और ये प्रैक्टिकल रिसर्च में ज़रूरी नहीं होता। तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कंटेंट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म फिनोमिनोलॉजी, ये किस प्रोसेस से रिलेटेड है। फिनोमिनोलॉजी जो होता है बेसिकली, ये अगेन मैं आपको बता दूं, जो रिसर्च होती है वो हम देख चुके हैं कि प्रैक्टिकल रिसर्च भी होती है, थ्योरेटिकल रिसर्च भी होती है। उसी तरीके से इसका एक और क्लासिफिकेशन है कि जो रिसर्च होती है वो क्वालिटेटिव होती है या फिर वो क्वांटिटेटिव हो सकती है। ठीक है, क्वालिटेटिव होती है ऐसी रिसर्च जिसको आप नंबर्स में नहीं कर सकते, यानी कि वो किसी चीज़ की क्वालिटी है। जैसे कि क्वांटिटेटिव आप जानते हो कि हम लोग जो लेंथ होती है कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 केजी है, ये होता है क्वांटिटेटिव, यानी कि आप किसी चीज़ की क्वांटिटी को निर्धारित कर सकते हो। तो जब आप किसी भी
चर की एक वैल्यू दे सकते हो कि ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है। क्वालिटेटिव तब होता है जैसे कि मूड, है ना। अब मूड कैसा है, मूड बहुत ख़राब है, कम ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं कि आप में कितनी क्षमता है, आप में कितनी शक्ति है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको आप कोई नंबर नहीं दे सकते। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, आप इसको रेट नहीं कर सकते कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इन चीज़ों को आप रेट नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। ये किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है, अच्छा बुरा इस तरीके की, ठीक है। तो जो फिनोमिनोलॉजी है बेसिकली ये क्वालिटेटिव रिसर्च का हिस्सा होती है, तो आपको ये याद रखना है। फिनोमिनोलॉजी क्वालिटेटिव रिसर्च को ही बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो आपको 2 रिसर्चेस याद रखनी है, एक क्वालिटेटिव होती है, एक क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव आपको क्वांटिटी से याद रखना है, जिसको आप कोई नंबर दे सकते हो, जिसको आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, जिसकी कोई एक वैल्यू निर्धारित कर सकते हो, तो उसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं। और उसके अलावा जो भी चीज़ है जिसको आप कोई नंबर नहीं दे सकते, जैसे कि आपका दिन बहुत ख़राब गया, तो आप उसको रेट नहीं कर सकते कि आपका दिन कितना ख़राब गया, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो क्वालिटेटिव में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स, इनमें से कौन सा चर इसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं बना सकते। अभी अभी मैंने बताया कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव 2 होती हैं, तो जिस भी चीज़ का आप बिल्कुल सटीक उत्तर दे सको वो क्वांटिटेटिव होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जब आप किसी को नंबर दे सकते हो, आपका कोई टेस्ट हुआ तो आपके 10 में से 8 आए, या फिर आपके 10 में से 7 आए, तो वो न्यूमेरिकल है ना। आपको एक नंबर दे दिया गया कि आप 10 में से आप 7 रेट करते हो या 8 रेट करते हो, तो क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल तो ज़रूर होता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी इजी है बताना, आप किसी की सैलरी, किसी की आमदनी देख के बता सकते हो। मैरिटल स्टेटस हाँ या ना में बताया जा सकता है कि आप शादीशुदा हो या ना हो, बहुत ही आसान है, हाँ या ना में सिंपल आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। पर किसी का प्रोफेशनल एटीट्यूड जो है आप उसको रेट नहीं कर सकते कि एटीट्यूड 1 है या एटीट्यूड 2 है या उसको बहुत 10 एटीट्यूड है, बिल्कुल ये आप रेट नहीं कर सकते। ये एक क्वालिटेटिव चीज़ है, यानी कि ये क्वालिटी है किसी चीज़ की। एटीट्यूड किसी इंसान की क्वालिटी होती है ना। आप इसको रेट नहीं कर सकते कि ये 10 है, ये 5 है, ये 1 है। तो इसीलिए जो क्वांटिटेटिव है वो प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रोफेशनल एटीट्यूड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ डॉक्टर स्टडीज़ द रिलेटिव इफ़ेक्टिवनेस ऑफ 2 ड्रग्स, यानी कि जो डॉक्टर है वो किसी 2 जो मेडिसिन्स हैं, जो 2 दवाइयाँ हैं, उसका इफ़ेक्टिवनेस देख रहा है कि वो कितनी प्रभावी हैं डेंगू फीवर को सही करने के लिए। तो जो इस रिसर्च को बोलेंगे वो क्या रिसर्च होगी, तो अगेन ये होगी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जहाँ पे आप देख रहे हो किसी एक चीज़ का प्रभाव दूसरी चीज़ पे कितना पड़ता है। यानी कि अगर आपने कोई एक मेडिसिन ली तो उससे आपके डेंगू फीवर पे कितना प्रभाव पड़ेगा, वो कितनी प्रभावी होगी, ये देखना ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रयोगात्मक रिसर्च हो जाएगा। तो एक तरीके से ये डॉक्टर प्रयोग कर रहे हैं कि कौन सा जो ड्रग है, कौन सी मेडिसिन ज़्यादा प्रभावशाली होगी डेंगू फीवर को सही करने में, इसीलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का हिस्सा हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिसर्च टूल, यानी कि ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपसे पूछा गया है कि अनुसंधान का इसमें टूल कौन सा नहीं है। ठीक है, अनुसंधान में आप जानते हो कि अलग अलग टूल्स इस्तेमाल किए जाते, सॉरी इसमें पूछा है कि कौन सा अनुसंधान का टूल है। ठीक है, तो अनुसंधान का टूल है इसमें ऑफ कोर्स क्वेश्चनर। आप जान सकते हो कि क्या होता है कि एक क्वेश्चनर बनाया जाता है। क्वेश्चनर क्या होता है, एक पेपर होता है, उसमें बहुत सारे सवाल दिए होते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इस तरीके के सवाल दिए होते हैं और ये लोगों को दे दिए जाते हैं। ठीक है, और लोग अपने हिसाब से उन सवालों के जवाब देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चनर से हमें लोगों के बारे में या किसी भी स्थिति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो रिसर्च टूल ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चनर की तरह ही इंटरव्यूज़ भी होते हैं जहाँ आप सवाल पूछ सकते हो, सर्वेज़ होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इंटरव्यूज़, क्वेश्चनर्स,
या जो सर्वे होते हैं, ये सारी चीज़ें एक रिसर्च टूल होता है। अब क्वेश्चनर क्या होता है, दो प्रकार के हो सकते हैं, ओपन एंडेड हो सकते हैं और क्लोज्ड हो सकते हैं। जो क्लोज्ड क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं कि उसमें आंसर्स लिमिटेड होते हैं, जैसे कि इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, इस क्वेश्चन के हर 4 क्वेश्चन के या तो येस में आंसर करो या नो में आंसर करो। तो जब आंसर्स लिमिटेड होते हैं, जब आप सिर्फ इन्हीं दोनों ही आंसर्स में से कोई एक उत्तर दे सकते हो, तो उसे क्लोज्ड एंडेड बोलते हैं, यानी कि आपके पास जवाब सिर्फ येस और नो देने के लिए ही आपके पास ऑप्शन है, आप कोई और उत्तर नहीं दे सकते। ओपन एंडेड जो होते हैं, जैसे इस क्वेश्चनेयर में 4 क्वेश्चंस हैं, तो आपको कोई भी जवाब आप दे सकते हो, येस नो में दे सकते हो, बहुत कम, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा, जो भी, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से कुछ भी जवाब दे सकते हो, तो उसको बोलते हैं ओपन एंडेड। तो क्वेश्चनेयर्स ओपन एंडेड हो सकते हैं, क्लोज्ड हो सकते हैं, इसी तरह से इंटरव्यूज़ भी ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये डिपेंड करता है कि जो रिसर्च कर रहा है वो क्वेश्चंस को ओपन एंडेड रखना चाहता है कि क्लोज्ड रखना चाहता है, ये बिल्कुल रिसर्चर के ऊपर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन ने 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन दिए हैं। आप जानते ही हो, फिज़िक्स जिसने पढ़ी है उसको याद होगा कि न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन क्या है। एक मोशन तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस तरीके के जो न्यूटन ने जो लॉज दिए हैं, तो उसके लिए उन्होंने जो रिसर्च करी थी उसको किस प्रकार की रिसर्च, किस प्रकार का अनुसंधान बोला जाएगा, तो वो होता है फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च वो रिसर्च होती है जब आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हो जो और भी चीज़ों में अप्लाई हो सकती है, वो बिल्कुल फंडामेंटल होती है, यानी कि उसका जो एप्लीकेशन होता है वो बहुत सारी चीज़ों में लगाया जा सकता है। वो बिल्कुल बेसिक प्रकार की रिसर्च होती है, तो इसीलिए उसको फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी और चीज़ें भी उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो न्यूटन का ये जो 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन है, ये एक फंडामेंटल रिसर्च है और ये हर रिसर्च के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। ठीक है, तो ये थे आज के 12 क्वेश्चंस। जिस भी व्यूअर ने मुझसे मेथड्स ऑफ रिसर्च के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला था, उसको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया। ये अच्छा टॉपिक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, पर आप अगर इसको एक बार समझ लो तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपकी कोई मांग है, कोई डिमांड है कि ये टॉपिक डिस्कस किया जाना चाहिए, तो अगर मैं कर सकूँगी तो मैं ज़रूर उस टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।